हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे और लगे रहो दोस्तों। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जो भी साथी चैनल पर नया है तो प्लीज़ उससे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ अपने अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें और चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास देखते हैं अपन। अब इससे पहले अपने हिंदी की क्लासें हो चुकी है, जो 6 पेपर थे वो देख लिए हमने और फाइनली आज अपने बारी है साइकोलॉजी की पेपर की। तो देखते हैं आज के साइकोलॉजी का पेपर, और जो 2022 में पेपर हो चुका है उसको देखते हैं अपन। और ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं, तो आप अंत तक बने रहे दोस्तों। और आपके लिए एक चैलेंज है दोस्तों। चैलेंज क्या है कि इस पेपर में आपको क्या करना है, 30 में से 25 क्वेश्चन सही करके दिखाना है दोस्तों। जिस किसी भी 30 में से 25 क्वेश्चन सही हो गए वो मेरे को कमेंट करके बताए कि मेरे को इसमें से 30 में से 25 क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए अपन ज़्यादा देर ना करते हैं और अपने पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा अपना पेपर, आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आज अपन बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विद्या यानी कि साइकोलॉजी के पेपर की। और ये पेपर आया हुआ है 2022 का पेपर है, ये रेट 2022 का पेपर। तो अपन करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप भी साथ साथ में पढ़िए और ध्यान से सुनिए। और इससे पहले एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप कहीं चूक ना जाए। ये प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। इससे आगे आपको एग्जाम में सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ से आधे क्वेश्चन हो बहुत छपेंगे उधर। तो अपन ज़्यादा बात ना नहीं करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है, इसमें से कौन सा असत्य है उसको बताना है। तो आप इसमें से 4 ऑप्शन पढ़ के यहाँ पे ABCD इसमें से जो भी आंसर है इसको देना है। तो चलिए अपन ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, या फिर बच्चा एक एकीकृत पूर्ण पूर्ण के रूप से विकसित होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 3, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, या फिर विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें से जो असत्य कथन है यानी कि गलत कह रहा है उसको अपन को इसमें से छांटना है। तो वो अब इसमें से जो गलत आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो गलत है। कैसे गलत है ये? यहाँ समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यानी कि ये कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को उस यहाँ पर समझना जरूरी नहीं है कि वह अद्वितीय है। यानी कि ये क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि प्रत्येक बच्चे को समझना जरूरी है दोस्तों। साइकोलॉजी होती किसकी होती? मेन बच्चों की होती, बच्चों को समझना ही होता है इसमें। तो बच्चों के समझ पर आधारित होती है। और यहाँ पर क्या होता है, हर एक बच्चे को समझना जरूरी होता है, उसके भावनाओं को जानना जरूरी होता है दोस्तों। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सब पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा फाइनली? गलत। तो ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए हुए आपको दिख रहे होंगे ये वाले, तो इसमें से जो अपने जो सही आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो केवल एक गलत है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है। यहाँ पर ये जो A B और C D ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, इनको आप ध्यान ना दें, सिर्फ आप आंसर पे ध्यान रखें दोस्तों। तो इसमें से देखना है कि जो सही आंसर कौन सा है वो। लेकिन एक बार अपन इससे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर अपन इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसमें से ऐसा क्या है जो, यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से पढ़िए। जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्यों में क्या होता है? क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता कब आती है दोस्तों? परिपक्वता जब आती है शरीर का क्या होता है?
विकास होता है, शरीर का विकास होता है, तब क्या होता है, परिपक्वता आती है। तो अपन को फाइनली यहाँ पर जो विकास लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इसको यहाँ पर लिख के देखना है। विकास, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से अपने ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि विकास यहाँ पर सेट होगा। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्या होता है, क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कब होता है दोस्तों, विकास होता है तब परिवर्तन होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। ये यहाँ पर नहीं है, नहीं, आपको जो नहीं लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना है, और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है। ये प्रश्न मैंने नहीं गलत बनाया दोस्तों, ये ऐसे ही था एग्जाम में, जो 2025 का पेपर है आप उसको देख लेना। तो उसमें भी ये ऐसा ही था, तो इसमें वो कोई आंसर नहीं दिया हुआ था, क्योंकि इसमें से अगर आप इन ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं आंसर है, ऐसा कोई भी गलत आंसर नहीं निकल रहा है दोस्तों। तो अपन इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता है, क्या पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता है। तो इसमें से कौन सी है, प्राक टोली आयु भी है, बच्चे टोली बनाकर खेलते हैं बचपन में, और सवाल करने की आयु ये भी है। सवाल तो हर एक बच्चा करता है दोस्तों, छोटे बच्चे तो आपको पता ही है बहुत सारे सवाल करते हैं, और जवाब देने वाला थक जाता है, लेकिन बच्चे सवाल करते नहीं थकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अनुकरणीय आयु, यानी कि क्या कहते हैं, अनुकरण का मतलब देख कर सीखना, यानी कि बड़े जैसे कर रहे हैं वैसे वो क्या करते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं, तो ये भी है। और खिलौनों की आयु भी है दोस्तों। बचपन में बच्चों को क्या पसंद होता है, खिलौनों ही पसंद होते हैं, वो अपने खिलौनों से सारा दिन क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। तो यानी कि इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, उपरोक्त, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका ये आंसर रहेगा। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा दोस्तों। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि जो प्रकृति और पोषण में विवाद होता है वो किससे संबंधित है, वो बताना है। तो वो किससे संबंधित है, आपको सही आंसर देना है। तो इसमें से पढ़ते हैं अपन ऑप्शन। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों, आनुवंशिकी एवं वातावरण। क्या होता है, आनुवंशिकी एवं वातावरण से प्रकृति एवं पोषण में क्या पड़ता है, मतलब क्या कहते हैं, इस पे असर पड़ता है दोस्तों। क्या होता है, इनका इस पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है, और वो ये वातावरण में रहते हैं, और वातावरण और आनुवंशिका इनके ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है। यानी कि जो इसमें से जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो उसका अपना सही आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 140। 140 से जो क्या है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है। यानी कि प्रतिभाशाली बालक वो होता है दोस्तों जो हर एक क्षेत्र में आगे रहता है, और किसी भी काम को आसानी से कर लेता है, और वो हर काम में रुचि दिखाता है। तो इससे बालक क्या होता है, वो होता है प्रतिभाशाली बालक। यानी कि हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, वो हर क्षेत्र में आगे आगे रहता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, क्योंकि का अपन का आंसर देना है। तो दोस्तों इसमें से जो अपन ऑप्शन पढ़ेंगे उसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक छात्रों को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, या फिर छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, या फिर छात्रों एवं छात्रों की क्षमता और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, या फिर समझने के लिए कि छात्र सीखने में असमर्थ या क्यों हो रहे हैं, यानी कि समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। यानी कि जो अपने इसमें से जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसमें कह रहा है कि समझने के लिए स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में असमर्थ
या समर्थ क्यों हो रहे हैं। यानी कि वो समर्थ हो रहा है तो क्या क्यों हो रहा है, और असमर्थ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका ये आंसर सही है। और देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। यानी कि इसमें से क्या दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि दिया हुआ है और आयु वर्ष दिया हुआ है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें मानसिक आयु। तो दोस्तों इसकी मानसिक आयु अपन ज्ञात कैसे करेंगे, तो ज्ञात ऐसे करेंगे दोस्तों कि ये 75, ये जो 75 है ना, इनने जो अंक प्राप्त किए हैं उसके क्या करेंगे, 16 का गुणा कर देंगे दोस्तों। इसे क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे 1200। ठीक है, ये आ जाएगा 1200। और वो उसका सूत्र होता है जो बटे में क्या होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, उसमें क्या होता है बटे में 100। तो इसमें क्या करेंगे, 100 का इसमें भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। यानी कि अपने पास जो आयु निकल के आएगी उसकी मानसिक आयु क्या होगी, तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया। यानी कि ये क्या है, एक सिद्धांत है। तो ये किसने दिया है, वो इसमें से जो अपन को क्या बताना है, इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ये जो थॉमसन है इसने क्या दिया, ये परिभाषा दी है, ये सिद्धांत दिया है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, और किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी क्या करता है, समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। यानी कि इसमें से जो प्रक्षेपी विधि है वो बताना है। तो इसमें प्रक्षेपी विधि कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन डी छपा नहीं है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्या, कथानक संप्रत्यक्षण संप्रत्यक्षण परीक्षण। ये ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ पर छपा नहीं है दोस्तों, कट गया है किसी कारण की वजह से। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन नंबर डी है, इसमें क्या है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। यानी कि इसका जो आंसर है वो भी क्या है, यही है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, तो ये प्रक्षेपी विधि है वो कौन सी है, ये वाली कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ठीक है दोस्तों। आपको मैं ये क्या कहते हैं प्रक्षेपी विधि के बारे में बताऊँ दोस्तों। तो प्रक्षेपी विधि होती है व्यक्तित्व मापने का एक अप्रत्यक्ष और असंचरित तरीका होता है। यह किसी व्यक्ति के अचेतन मन में मौजूद जो गुप्त या छुपे हुए पहलुओं को होते हैं उनको सामने लाने में क्या करता है, ये मदद करती है प्रक्षेपी विधि। यानी कि आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार और बोल देती हूँ कि जो व्यक्तित्व मापने का एक ये क्या है, अप्रत्यक्ष और असंचरित तरीका है। ये क्या है, अप्रत्यक्ष और असंचरित तरीका है। यह किसी व्यक्ति के अचेतन मन में जो गुप्त जो छुपे हुए विचार होते हैं, जो पहलू होते हैं, उनको सामने लाने में मदद करता है। यानी कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो जानने में अपन को सहायता करती है प्रक्षेपी विधि। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। यानी कि जो सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित है। सृजनात्मकता का मतलब होता है दोस्तों
किसी समस्या का समाधान निकलने के लिए कुछ जो नया तरीका या नया आविष्कार या पुनर्सर्जित करना यह एक होता है। यानी कि ये जो सृजनात्मकता होता है, यानी कि नए विचारों का सृजन करना या नई विधि का खोज करना, ये होता है दोस्तों इसका। और यहाँ क्या होता है, एक ये मानसिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया होती है, जिससे यानी कि इंसान के दिमाग में हमेशा नई खोज का विचार आता रहता है। यानी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ होगा, ये ऐसे सब जो सवाल होते हैं वो होता है, यानी कि सृजनात्मकता। तो इसका जो आंसर रहेगा वो किससे संबंधित है? सृजनात्मकता। तो वो किससे संबंधित है? तो वो है अपसारी चिंतन। किससे दोस्तों? अपसारी चिंतन से हैं। देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी समायोजन को बढ़ावा देती है? कौन सी स्थिति ऐसी है जो क्या करती है? समायोजन को बढ़ावा देती है। तो समायोजन को बढ़ावा देने वाली स्थिति कौन सी है दोस्तों? तो वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। अगर व्यक्ति भय से मुक्त है और चिंता से भी मुक्त है तो वो क्या करेगा? समायोजन करने में सक्षम होगा। यानी कि वो अपने अपने आप को उसके अनुसार क्या क्या कर लेगा? ढाल लेगा। यानी कि अपने आप को वहाँ पर क्या कर लेगा? फिट कर लेगा, और वो किसी भी प्रकार की टेंशन ना लेगा, और अपने आप को क्या कर देगा? वो समायोजित कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? इसमें से जो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं वो क्या क्या हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। ये क्या है दोस्तों? ये है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण। यानी कि अगर अपन ऑप्शन की बात करें इसमें, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक और दो। एक और दो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, एक और दो। ये प्रतिभाशाली बालक के लक्षण होते हैं कि अभिव्यक्ति में क्या होती है? नव्यता होती है। यानी कि वो अपनी अभिव्यक्ति में नए नए प्रकार को प्रस्तुत करता है, और उसको हर एक चीज़ में जानने की क्या होती है? जिज्ञासा होती है। उसके मन में क्या होती है? प्रबल जिज्ञासा होती है। यानी कि किसी भी चीज़ की खोज करने की उसके मन में हमेशा विचार आते रहते हैं। ऐसा होता है प्रतिभाशाली बालक। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धिलब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? यानी कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? जो बुद्धिलब्धि मापन करने का ये सूत्र है, तो ये किसने दिया, किसने है? तो वो पूछ रहा है। इसमें से अपन को सही आंसर बताना है। तो वो किसने दिया है? ऑप्शन नंबर बी, टर्मन ने दिया है। और इसका सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? विलियम अस्टन ने किया था। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो विलियम अस्टन ने किया था, और ये सूत्र दिया है टर्मन ने। दोस्तों, अगर इसमें ये जनक, बुद्धिलब्धि के जनक की बात करें तो वो हो जाएगा विलियम अस्टन। विलियम अस्टन है वो क्या है? इसके जनक हैं। और टर्मन की बात करें अपन, जो टर्मन है इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया था? 1916 में दोस्तों, 1916 में परीक्षण को संशोधित किया था। यानी कि इन्होंने जो ये विलियम अस्टन है, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1912 में। इन्होंने 1912 में सर्वप्रथम इस सूत्र को तैयार किया था और इसका प्रयोग किया था। यानी कि ये ठीक नहीं था, और इसको वापस संशोधित करके टर्मन ने क्या किया था? प्रस्तुत किया था 1916 में। ठीक है, तो अगर इसके वो क्या कहते हैं, जनक पूछे तो विलियम अस्टन, और ये फॉर्मूला दिया किसने है? तो ये दिया है टर्मन ने 1916 में दोस्तों। पहले तो विलियम अस्टन ने ही इसका प्रयोग किया था, दिया था, लेकिन इसमें से कोई अशुद्धि होगी उसको सुधार करके फिर से 1916 में टर्मन ने इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, तो देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धि क्षमता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने और वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है,
रवि में अधिक संभावना है। इसको आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो इसको दोबारा पढ़ लीजिए। और ये क्या कहना चाह रहा है, तो वो कह रहा है कि उसके गणित में तो ग्रेड काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो क्या है, पढ़ने में थोड़ा क्या है, कमज़ोर है। तो इसका जो आंसर अपन को निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने से संबंधित उसमें क्या है, विकृति है दोस्तों। क्या है, पढ़ने से संबंधित उसमें क्या है, विकृति है। तो अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। और इसमें अगर ये चार ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन दूसरे ऑप्शनों की बात करें, यानी कि डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणित से संबंधित विकृति है, यानी कि उसको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, डिसग्राफिया, तो डिसग्राफिया हो जाएगा लेखन से संबंधित विकृति, यानी कि उसको क्या होगा, लिखने में दिक्कत होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, डिसफेजिया, तो उसको क्या हो जाएगा, बोलने से संबंधित उसमें विकृति होगी, यानी कि वो हकला करके बोलेगा या फिर रुक रुक के बोलेगा, या फिर उसको बोलने में दिक्कत होगी, यानी कि अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा वो, उसको अपने आप को प्रस्तुत करने में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। तो देखते हैं, अपने चार ऑप्शन हो गए हैं और इसमें से जो अपना सही आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डिसलेकिया, यानी कि उसमें क्या कमजोरी थी, पढ़ने से संबंधित विकृति थी। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है, यानी कि जो ये सीखने की जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो कौन सा होगा, स्किनर। स्किनर ने क्या दिया है, सीखने की परिभाषा कौन सी दी है, तो इसको दोबारा पढ़ लीजिए। सीखना क्या है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित के विषय के सवाल करवाए और अगले ही दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है, यानी कि एक छात्र है कक्षा 2 की, उसको अध्यापिका ने अगले दिन गणित के क्या सिखाया, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग, ये उसको जोड़ना घटाना सिखाया। किसने, अध्यापिका ने। तो अगले दिन जैसे ही वो बाजार में गई तो उसको जो दुकानदार था उसने क्या किया, उसने जैसे कि हालांकि उसने 5 रुपये दिए होंगे तो उसने 3 रुपये का सामान लिया, यानी कि 2 रुपये की चॉकलेट और 1 रुपये की कुछ और ले लिया होगा, जैसे कि पेंसिल। पेंसिल वैसे 1 रुपये में नहीं आती है, लेकिन मान लो दोस्तों, तो उसने 3 रुपये का कुछ सामान खरीदा तो उसको दुकानदार ने वापस 1 ही रुपया करा। क्या करा, 5 में से 1 ही रुपया वापस दिया और उसने क्या खरीदा, 3 रुपये का सामान खरीदा। तो दुकानदार ने उसको 1 रुपया कम दिया तो उसने दुकानदार से वो उसकी गलती थी उसको क्या करवाया, सही करवाई, यानी कि उसने गिन के बताया कि मेरा सामान 3 रुपये का हुआ है और मेरे 2 रुपये वापस होंगे। तो उस पर ये किस प्रकार का अधिगम है, यानी कि उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, तो वो पड़ा सकारात्मक स्थानांतरण। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आगे के क्वेश्चन के देखते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति है, उसके मन में एक साथ में दो विचार उत्पन्न हो रहे, दो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। यानी कि जैसे अभी वैसे तो एग्ज़ाम दूर दूर है, लेकिन एक जो एग्ज़ाम है यानी कि 2 फरवरी को आरएस की एग्ज़ाम है और अपने 27 फरवरी को क्या है, रीट की एग्ज़ाम है। तो ऐसा जो एक विद्यार्थी होगा उसके मन में दो दो इच्छाएं हैं, यानी कि वो किसकी तैयारी करे। तो वो क्या हो गया, उसके सामने एक द्वंद्व की स्थिति बन गई, यानी कि वो आरएस की तैयारी करे या फिर रीट की तैयारी करे। तो इस प्रकार की दो इच्छाओं का होना क्या होता है, द्वंद्व। अगर अपन जो कुंठा की बात करें, क्या, अगर कुंठा की बात करें तो जब व्यक्ति किसी के मन में कुछ पाने की तीव्र इच्छा हो, यानी कि
अगर कोई एक व्यक्ति है और उसके मन में क्या हो रहा है, कुछ यानी कि उसको कुछ चीज़ चाहिए और उसके लिए उसके मन में क्या हो, तीव्र इच्छा हो, और उसके पास वो परिस्थिति के अनुकूल ना हो, वो उसको प्राप्त ना कर सकता हो, तो उसके मन में क्या होगा, उसके घुटन और बेचैनी होगा। क्या होगा, घुटन और बेचैनी होगी। तो वो क्या होगा उसके लिए, वो स्थिति उसके लिए कुंठा की स्थिति बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर चिंता की बात करो तो चिंता तो आप जानते ही हो, यानी कि किसी के, यानी कि 27 फरवरी को जैसे अपने एग्जाम है तो किसी को चिंता हो रही होगी कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये इस प्रकार की क्या होती है, एक तरह से चिंता होती है। और अपन दबाव की बात करें, अगर दबाव की बात करें तो क्या होता है, यानी कि घर वाले ऊपर से क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि तेरे को 2025 में सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो वो क्या है, दबाव एक तरह से। तो उसको चिंता भी सता रही है और ऊपर से दबाव भी है। ऐसी स्थिति आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोस्तों आपके जिस किसी ने भी तैयारी कर ली है और आपके सिलेबस पूरा हो गया, तो अब बारी है आपके एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी करने की। पुराने पेपर देखो और जितने भी उसके अपने पढ़ा है उसमें से एमसीक्यू प्रश्न बनाओ और उसकी तैयारी करो दोस्तों। ठीक है। और आप इस चैनल पर जुड़े रहो दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं भी आप में से ही उठ के एक हूँ जो आपको, आपके सामने मैं आपको अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रही हूँ दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और क्या करें, आप चैनल पर बने रहे और आप में से कुछ सीखिए, और कुछ गलती हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। ठीक है। आप अपनी राय भी मुझे दे सकते हो, अगर मेरे से कहीं गलती हो रही हो तो आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हो दोस्तों। तो बने रहें आप चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें और अपनी तैयारी करते रहे दोस्तों। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? इसमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसको क्या कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो वो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये क्या है दोस्तों? पुनर्बलन का सिद्धांत है। और पुनर्बलन सिद्धांत है जो किसने दिया है? तो वो किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। और या इसी को भी क्या कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत। देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का अपन अगर अर्थ जाने तो वो क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर से आने वाली प्रेरणा, यानी कि उसके मन से अगर कोई वो काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी कि किसी बाहरी, उस पर क्या है, किसी और का बाहरी प्रभाव नहीं हो दोस्तों, उसको कोई बाहरी प्रोत्साहन का लाभ यानी कि लालच ना हो। अगर वो कोई काम अपने मन से कर रहा है तो वो क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखते हैं इसमें से जो ऑप्शन अपना, इसमें से जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। इसमें से जो अपने को सही आंसर मिलेगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि मेघा अपने परियोजना का कार्य के लिए विभिन्न स्रोतों को तलाश रही है। क्या कर रही है दोस्तों? एक मेघा नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोतों को तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। क्या करती है? वो अपने जानकारी प्राप्त करने की क्या रखती है, वो रुचि रखती है। ये ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है, रुचि, यानी कि वो उसकी मन की रुचि है दोस्तों। और अगर अपन बाकी आंसरों की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहे हैं, देखें। इला बहुत सारी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि वहाँ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम और जिले स्तर पर रोशन करना चाहती है। अपने को क्या करना चाहती है? विद्यालय का नाम क्या करना चाहती है? वो रोशन करना चाहती है। तो उसके मन में क्या है कि वो क्या करेगी,
यानी कि उसको प्रोत्साहन यानी कि उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस प्रकार का उसके मन में क्या है, भाव है। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। यानी कि इसमें भी उसका एक मतलब दूसरा उद्देश्य है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो ये जो तीन ऑप्शन है ए बी सी, ए और बी और सी, ये आप पढ़ोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर प्रोत्साहन की बात हो रही है। और ऑप्शन नंबर डी है जो क्या है, यहाँ पर वो है जो मेधा है जो अपने खुद के वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। यानी कि वो अपने मन से कोई कार्य करना चाहती है। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न सही हो जाएगा। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। यानी कि चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो अधिगम सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, इसमें से किसने नहीं किया है, यानी कि नहीं प्रतिपादित किया है। इसमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिन्होंने मिल के क्या किया है, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और एक ऐसा है जो जिसने नहीं किया है। तो वो सही आंसर कौन सा है, बी.एस. ब्लूम। बी.एस. ब्लूम है, इसने क्या किया है, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। और थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर ने इसका प्रतिपादन किया है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, बार बार बच्चे को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। तो वो क्या दर्शाएगा दोस्तों, इसको अपन को ये ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है दोस्तों। तो इसके फाइनली अपन ऑप्शन पढ़ेंगे और इसका सही आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करना, या फिर उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना, या फिर बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए यह प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो इसका जो अपन को जो सही आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो क्या है, सही है। कैसे सही है, एक बार क्वेश्चन को आपको फिर से दोबारा पढ़े। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है। यानी कि एक बच्चा है, उसको मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे मार पड़ेगी, या फिर अगर मैं काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में क्या होता है, बच्चों की जो प्राकृतिक रुचि होती है, यानी कि जो बच्चों के मन से सीखने की जो रुचि होती है, उसमें क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है दोस्तों। क्योंकि उसको यानी कि उसको वो मन से यूँ सोचेगा कि अगर मैं काम कर लूँगा तो मेरे को सज़ा नहीं मिलेगी या फिर मुझे इनाम मिलेगा। तो इस प्रकार से उसके जो प्राकृतिक रुचि होगी वो अपने मन से कभी सीखने की इच्छा जाहिर नहीं करेगा। वो तब वो अपना काम पूरा करेगा जब उसको सज़ा दी जाएगी या फिर उसको इनाम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। यानी कि जो आरटीई अधिनियम 2009 है इसके अनुसार शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे काम करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो वो निर्धारित किए गए हैं 45 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता में से क्या है, भिन्न है। यानी कि जो उत्तम परीक्षण है उसका क्या है, मतलब एक परीक्षा करवानी हो उस विशेषता से भिन्न है। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको एक उत्तम परीक्षा करवानी है तो उसमें से जो उसकी विशेषता होनी चाहिए उससे अलग क्या है। तो
तो उससे अलग क्या है, इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन अभिक्षमता नहीं होगा। अभिक्षमता है जो क्या इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा की बात कर रहा है। और जो अभिक्षमता है वो क्या होता है, जो कि एक किसी काम जो कोई खास काम हो, यानी कि किसी खास काम को करने की क्षमता क्षमता होती है। इसमें क्या होती है, किसी काम को करने की खास खास क्षमता होती है। और ये क्या होती है, वो भी जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही उसमें एक रुचि होती है किसी काम को करने की, उसमें क्या होती है, क्षमता होती है, वो होता है अभिक्षमता। और ये जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि जो क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो अगर शिक्षार्थी को केंद्रित है तो वो भी क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण कौन होगा, शिक्षार्थी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, यानी कि इसके बाद के आंसर को अपन को बताना है कि या तो वो व्याख्यान सुन सके, या फिर कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के क्या करें, नोट्स ले सके, या फिर कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, या फिर छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसे एक जो चिंतनशील शिक्षक है वो क्या होगा, कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन मिले। यानी कि जो शिक्षक है और शिक्षार्थी है उन दोनों में क्या होना चाहिए, पारस्परिक अंतःक्रिया। यानी कि अगर छात्र को परेशानी है तो वो शिक्षक से क्या कर सके, सवाल कर सके और उसका समायोजन कर सके। ठीक है, देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है वो बताना है। तो इसमें जो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यह एक शोध है जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। ये क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। जो NCF 2005 है उसके अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए दोस्तों, सुविधादाता। क्या होना चाहिए, सुविधादाता। क्योंकि जो शिक्षक की भूमिका अधिगम के ऐसे वातावरण का निर्माण करना है कि जहाँ बच्चे क्या कर सके, स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके दोस्तों, और वो अपने आप को क्या कर सके, वहाँ पर रख के ज्ञान प्राप्त कर सके। तो उसको क्या करना है, उसके अनुसार क्या बनना है, सुविधादाता। यानी कि बच्चों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चन को, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। इसमें जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो इसमें से जो सही आंसर अपने रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। जो मूल्यांकन होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी,
उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में क्या करें, सफल रहे। यानी कि ये होता है मूल्यांकन का उद्देश्य कि अपन को उस सीमा तक क्या करना है, प्रतिपुष्टि प्रदान करना है जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में क्या रहे, सफल रहे। तो इसका ये सही आंसर रहेगा। और देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। यानी कि ये जो विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं और उनका सही वर्णन क्या है उससे इनका मिलान करना है। तो एक तरफ है विकास के सिद्धांत का नाम और दूसरी तरफ क्या है, सिद्धांत का वर्णन। तो यहाँ पर वो सारणी मेरे से नहीं बन रही थी दोस्तों, यहाँ पर सेट नहीं हो रहा था वो, तो मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे मैंने ऑप्शन लिख के इसको सेट कर दिया दोस्तों। तो आप मतलब सुविधा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आप कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही, फ़ोन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है दोस्तों। और ये मेरे को सेट भी नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैंने जैसे तैसे करके पेपर को तो सेट कर दिया दोस्तों। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं ऐसे छुप छुप के क्यों वीडियो बना रही हूँ या फिर मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। तो वो सब सुविधा के हिसाब से होता है फ्रेंड। तो आप ऐसा ना सोचें और सब कमियां जल्दी से पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको मुझे थोड़ी टाइम के लिए साथ देना पड़ेगा दोस्तों। मैं थोड़े टाइम के बाद इसको ठीक कर लूँगी, लेकिन तब तक आप मेरे साथ बने रहे और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। तो अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। तो इसके जो फर्स्ट जो सिद्धांत है विकास का वो क्या है, समीप दूराभिमुख दिशा। क्या, समीप दूराभिमुख दिशा। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका सही वर्णन क्या है वो बताना है। तो मैंने इसको यहाँ पे वो सारणी बनी हुई थी लेकिन वो मेरे से सेट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब होता है समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होती है। वृद्धि कैसे होती है दोस्तों, शरीर के जो पहले केंद्र भाग में वृद्धि होती है, फिर बाहर की ओर होती है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं। सिर, क्या लिखा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दूसरा सिद्धांत है सिर पदाभिमुख दिशा। सिर पदाभिमुख दिशा का मतलब होता है दोस्तों सिर से पैर का क्रम। यानी कि पहले सिर का विकास होगा फिर पैर का विकास होगा, यह मतलब है इसका कहने का। और ऑप्शन नंबर सी को देखें तो अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। इसका मतलब होता है विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं उसमें जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न तरीके से बढ़ती है। यानी कि एक जैसा विकास नहीं हो पाता है, अलग अलग तरीके से विकास होता है, ये कहने का मतलब है इसका। और अगर अपन ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वो क्या कह रहा है कि अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। यानी कि ये क्या कह रहा है, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। हाँ, हो सकती है दोस्तों। और इसका ये मतलब है कि अगर एक बच्चा जो फर्स्ट आ रहा है और एक बच्चा थर्ड आ रहा है, तो उन दोनों में से क्या हो सकता है, उनके विकास में क्या हो सकता है, भिन्नता हो सकती है। एक का मतलब माइंड ज़्यादा फ्रेश है, ज़्यादा दिमाग का उसका काम कर रहा है और दूसरे का इतना काम नहीं करना है। तो इसका ये मतलब है। तो देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 को। विकास से क्या होता है, विकास यानी कि जो डैश डैश लिखा हुआ है इसमें अपन को इसमें से विकास कैसे होता है, विकास की इसमें सही परिभाषा देनी है। तो वो क्या हो जाएगा, विकास क्या होता है, सामान्य से, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है दोस्तों। क्या होता है विकास, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। और ये अपने आज का अंतिम प्रश्न था। और अपन ने आज देखा 2022 का पेपर जो पहले आया हुआ था, रीट का ही पेपर है ये। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगी मैं
कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें छोटी बहन मान के, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहे। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, और मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करें दोस्तों, ठीक है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप पसंद आई या नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं भी आई तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।